कोऑपरेटिव बैंक पिछले कुछ सालों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीएमसी बैंक के विफल होने के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आया। बिलखते हुए बैंक के ग्राहकों की तस्वीरें जो हैं वो हम सब ने देखी, लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। पिछले दिनों 2 दर्जन ऐसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डूब चुके हैं। ग्राहकों का पैसा इन कोऑपरेटिव बैंक के पास कितना सुरक्षित है, सभी चिंतित हैं। क्या किए जाने की जरूरत है, कहाँ समस्या है, और ये पूरा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो पूरा नेटवर्क है ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई कमी आ गई है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर सुरेश कुमार बंसल जी। नमस्ते बंसल जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। सबसे पहले सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रहे हों या रूरल कोऑपरेटिव बैंक रहे हों, इनका योगदान अहम रहा है। और अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट आते हुए। क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट हम केवल अर्बन इलाकों में देख रहे हैं जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या फिर रूरल इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां पर भी आप देख रहे हैं कि लोग अब इन बैंकों की जगह जो है रेगुलर बैंक के पास जा रहे हैं? नमस्कार, सभी दर्शकों का अभिवादन। आपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का जिक्र किया, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स सभी किस्म के, चाहे वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर रजिस्टर होते हैं और उन्हीं का जो बाईलाज वगैरह उन्हीं के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल होता है, रिजर्व बैंक का कंट्रोल तो केवल रेगुलेटरी होता है, बाकी कंट्रोल नियंत्रण जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी उतना ही योगदान कर रहे हैं जितना रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स योगदान करते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो जो अपने जो जनता के साथ में ज्यादा करीबी जुड़े होते हैं, इसलिए उनके साथ में संपर्क इनका अच्छा रहता है और उनको बैंकों के साथ में जोड़ना यही उनका जो काम रहता है। और ये पिछले दिनों में हमने ये देखा है कि जनधन योजना आदि ऐसी कई सी चीजें आई हैं जिनके द्वारा बैंकों के साथ में इन जो ग्राहकों को जोड़ा गया है। काफी हद तक ये बैंक्स इस बात में कामयाब भी हुए हैं और इनका योगदान अच्छा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होने वाला बाकी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है बंसल जी कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंकों के डूबने की खबरें आती हैं, बिलखते हुए लोग नज़र आते हैं, उनको अचानक से बोल दिया जाता है कि आप बैंक से इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, आप बैंक पर कई सारे पेनल्टी लग जाते हैं, बैंक ताला लगा देती है। तो इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? अगर इनका रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, फिर इस तरह से इन बैंक्स को हम इस तरह से बिखरते हुए, डूबते हुए जो देखते हैं, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। आपको ये एक जानना होगा कि इन बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका जो है कंट्रोल है वो कैसे होता है। तो इसमें जो इनके अपने ग्राहक होते हैं वो ही इनके मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और वही इनके अल्टीमेटली जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बनते हैं, भले ही वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए। तो उसमें ऐसा होता है कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर का, वो उनकी कथनी और करनी में डेफिनेटली आ जाता है। जो पॉलिसीज बनाते हैं वो डायरेक्टर्स बनाते हैं, और डायरेक्टर्स ही अल्टीमेटली या वो खुद या उनके कोई नॉन पर्सन जो हैं वो उनके ग्राहक बनते हैं। तो जब कभी भी मान लीजिए ऋण देने की बारी आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस है उनका डायरेक्टर होते हुए उस ऋण देने में अवश्य आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन है, उनका जो निर्णय है, वो इन्फ्लुएंस होने के बाद वो बैंक के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, जिसकी वजह से यह होता है। हमने पीएमसी बैंक का आपने जिक्र किया, तो पीएमसी बैंक में यही हुआ कि एक्स चेयरमैन, एक्स एमडी और कोई डायरेक्टर्स वगैरह, उन्होंने अपनी ही जानकार कंपनियों, जो वधावन वगैरह की कंपनियां थी, उनको बहुत अधिक मात्रा में लोन दिया, जो अल्टीमेटली डूब गया। वो सिचुएशन अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आ गई कि बैंक के पास में पैसा ग्राहकों को देने के लिए नहीं बचा, और जो ग्राहकों के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम्स का विषय बना। तो
तो आरबीआई आए दिन कोऑपरेटिव बैंकों पर बंदिशें लगा रहा है, कई बैंकों के लाइसेंस भी हमने रद्द होते हुए देखे हैं। इस ये क्या आपको लग रहा है ये समस्या का समाधान हो सकता है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, इन बैंकों को बंद कर दिया जाए, इनके कार्य करने का अगर तरीका सही नहीं है तो? देखिए, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इलेक्शन सिलेक्शन जो है वो उनके अपने शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये जो रिजर्व बैंक का जो रेगुलेटरी कंट्रोल होता है, हम ये देखेंगे कि यदि रिजर्व बैंक का कंट्रोल और अधिक अच्छे तरीके से हो, उसमें जैसे पिछले कई सालों से रिजर्व बैंक ने नया शुरू किया है कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई प्रोफेशनल्स डायरेक्टर होने आवश्यक है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब उस क्षेत्र से भी उनके डायरेक्टर्स होने अवश्य हैं। वुमेन डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। अदर डायरेक्टर्स का भी जो रिजर्व बैंक ने अभी निर्धारित किया है उसमें डायरेक्टर्स फ्रॉम लाइबिलिटी साइड, मान लो डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट देख सके, जो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट देख सके, तो ऐसे भी डायरेक्टर्स भर्ती होने चाहिए। ये रिजर्व बैंक ने कई सालों से ऐसा शुरू किया है प्रोसेस। अभी हालांकि इसमें पूरी तरह उसका रिजर्व बैंक का कंट्रोल इतना नहीं है, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिलेक्शन जो उनके अपने शेयर होल्डर्स की होती है उनका इन्फ्लुएंस अभी भी चल रहा है। अच्छा बंसल जी, आपने अभी कहा कि आरबीआई जो है वो कह रही कि आप जो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे उसमें पारदर्शिता की ज़रूरत है। आपने इससे पहले जिक्र किया रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंतर्गत ये बैंक आते हैं, तो इनको रेगुलेट कौन करता है? ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत आते हैं, आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, या दोनों ही इसे रेगुलेट करते हैं? इसमें दो चीजें हैं। हम पूरा टोटल जो इसका सिस्टम है उसको दो भागों में बांटेंगे। एक भाग है रेगुलेटरी कंट्रोल का और दूसरा भाग है सुपरविजन और मैनेजमेंट। ओके। तो रेगुलेटरी कंट्रोल रिजर्व बैंक के होते हैं, सुपरविजन और मैनेजमेंट वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपना होता है। तो अभी जो रिजर्व बैंक ने सुपरविजन के लिए भी जो इंस्पेक्शन कोऑपरेटिव बैंक्स की है वो नाबार्ड को दिया है। तो नाबार्ड इनकी टाइम टू टाइम, समय समय पर इंस्पेक्शन करता है, उनकी जो भी सिस्टम्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक, और उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए वो सजेस्ट करता है, जिसके ऊपर रिजर्व बैंक अपने तौर पे अमल करता है। तो मैं जो समझ रही हूँ कि जो उनके रोजाना के जो डेली का वर्क है किस तरह से कर रहे हैं, ये सब जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत आएगा। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में ऐसा होता है कि फेवरेटिज्म है या फिर अपने लोगों को डाल दिया जो जो इस तरह के निर्णय लेते हैं, तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है, या वहां पे कुछ ना कुछ खामियां रह जा रही हैं? यानी सही बात है। उसमें जो सुपरविजन और जो मैनेजमेंट के लिए और ज्यादा सतर्कता और ज्यादा सख्ती की आवश्यकता है, जिससे कहीं भी ऐसी सिचुएशन ना हो। जैसे मैं कहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पॉलिसी बनाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के समय सतर्कता रहे, डिस्क्लोजर्स वगैरह जो उन्होंने उनसे ले लेने चाहिए कि ये फलां जो ऋणी है वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा पुराना कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो इस ढंग से इन चीज़ों में फर्दर सुधार आ सकता है, ताकि बड़े बड़े लोन जो है खासतौर पे किसी ऐसे फेवर्ड जो पार्टीज को नहीं जाए। माली हालत खस्ता है, आए दिन हम सुनते हैं कि इसका लाइसेंस रद्द हो गया, उसका लाइसेंस रद्द हो गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं और अकाउंट्स खोलते भी हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ने अभी पिछले महीने ही कुछ नए प्रावधान किए हैं, जिसमें जो बैंकों की, कोऑपरेटिव बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह ठीक होनी चाहिए, उनको ब्रांचेस खोलने के लिए कैसा कैसा करना चाहिए, ऐसे कुछ नए नियम बनाए हैं। फिर भी जैसे मैंने सबसे पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ये ग्राहक के ज्यादा नजदीक में होते हैं, तो ग्राहक के ऊपर जो अप्रोच है इन लोगों की ज्यादा अच्छी होती है। वो कस्टमर जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से वो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है, तो इसलिए वो अपने जो डेली रोजमर्रा के कामों के लिए इन बैंकों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट।
एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी बंसल जी कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एक जो आरबीआई द्वारा जो रेगुलेटेड बैंक हैं वहां पर अकाउंट खोलना अलग कैसे होता है? तो अगर कोई जनधन के तहत तो अब जीरो बैलेंस अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो आप एक रेगुलेटेड आरबीआई रेगुलेटेड बैंक की जगह कोऑपरेटिव बैंक को क्यों चुनेंगे? आप मुझे समझाएंगे जरा। नहीं नहीं, वो ग्राहक का अपना जो सोच है कि उनके नजदीकी कौन सा बैंक अवेलेबल है। ओके। तो इसलिए आमतौर पे, क्योंकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या रूरल बैंक्स हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो गांव में या उनके नजदीक में ज्यादा होती है, तो इसलिए उनकी अप्रोच जो खाता खोलने के लिए इन्हीं बैंकों के पास रहती है। हालांकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी अभी शाखाएं रूरल एरिया में बहुत हैं, तो पीछे राष्ट्रीयकृत बैंक भी पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इनका प्रेजेंस ज्यादा होती है, तो उस वजह से ग्राहक जो है इनके पास में ज्यादा जाने की कोशिश करता है। जी, अब मैं कुछ वो सवाल लाती हूँ जो हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं, और ये सवाल इनफैक्ट मैं भी पूछना चाह रही थी, पर क्योंकि सुधीर त्यागी जी ने यही सवाल पूछा है, इसी के सवाल से अब मैं क्यों लेती हूँ। सुधीर त्यागी हापुड़ में रहते हैं, बता रहे हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रुपए इनके जो हैं वो जमा है। इन बैंकों में धोखाधड़ी और वित्तीय संकट पैदा होने की खबरें आ रही हैं। मेरे पैसे का क्या होगा, कहीं ये डूब तो नहीं जाएंगे? क्या मुझे अपना खाता बंद करा लेना चाहिए? ये जो सवाल है इनका, मुझे लगता है ये कई लोगों के पास होगा जब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से इस तरह की खबरें आती है। क्या इनसे दूरी रखी जाए? हम यहाँ से पैसा, जिनका अकाउंट है वो, उनको यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए? नहीं, ऐसा ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि सभी कोऑपरेटिव बैंक्स भी हों चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, सभी का जो डिपॉजिट है कस्टमर्स का, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन DICGC के द्वारा 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। किसी भी ऐसी स्थिति में कि बैंक फेल हो जाए तो 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट सुरक्षित है, और उनको, जो ग्राहकों को जो उनकी लिक्विड एसेट्स है उसके उसमें प्रोपोर्शनेटली उसका पैसा अवश्य मिल जाएगा। कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं। दोनों किस्म के राष्ट्रीयकृत बैंक भी और कोऑपरेटिव बैंक्स भी एक ही लेवल पर जो है प्लेस्ड है। जी, 5 लाख तक के रुपए पर आपको एक जो है वो इंश्योरेंस के तौर पर रहता है DICGC की तरफ से, जो सर ने अभी बताया। तो क्या मैं ये मानूं 5 लाख से ज्यादा रुपए पैसे उसमें नहीं रखने चाहिए? 5 लाख हम एक तरह से सेफ है? सेफ तो 5 लाख तक ही है, उसके ऊपर तो किसी भी बैंक में जाएंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक में भी सेम सिचुएशन होगी, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। वहां भी 5 लाख से ऊपर सुरक्षित उस ढंग से नहीं। अगला सवाल राजीव शर्मा का लेकर आते हैं। राजीव शर्मा में बता रहे हैं कि गाजियाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इनका और इनके माता पिता दोनों का FD हुआ था, और ये बैंक जो है वो डूब गया है, बैंक की शाखाओं पर ताले पड़े हुए हैं। क्या इनका पैसा इन्हें वापस मिल पाएगा, बंसल जी? गाजियाबाद कोऑपरेटिव बैंक, जहां तक मेरा ज्ञान है, 2012 में रिजर्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था और एक लिक्विडेटर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया था। तो मैं ये समझता हूं कि अब तक लिक्विडेटर ने इसका फैसला कोई ना कोई कर लिया होगा। उन दिनों में 2012 में ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं होता था, उन दिनों 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता था। और 1 लाख रुपए, अगर जैसे आप बात कर रही हैं कि इनका और इनके माता पिता था, तो जितने भी अलग नाम से अकाउंट्स होंगे सबका अलग अलग से 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अवेलेबल होगा। और अगर लिक्विड एसेट्स, जितना भी लिक्विडेटर ने टोटल पैसा इकट्ठा किया होगा, वो क्लेम्स में हर क्लेमेंट के प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो अब तक मैं समझता हूँ कि फैसला हो गया होगा। शायद मुझे ऐसा भी कुछ पता चला है कि ये 2021 में प्रॉबेबली इसका पूरा पैसा जो भी क्लेम बनता था वो दे दिया गया। इंडिविजुअल कस्टमर्स को दिया गया या नहीं, ये नहीं अभी पता, तो बैंक को एज ए होल दे दिया गया। तो अगर अब इन्हें क्या करना चाहिए? अगर ये बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो इन्हें नहीं मिला, तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इनका अगला कदम? इन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन गारंटी कार्ड जो है उसके पास में अपना जो क्लेम अगर लगा हुआ था तो अप्रोच करना चाहिए, वहां से इनको सही स्थिति पता लग पाएगी। वरना जो ओम्बड्समैन है वहां भी जा सकते हैं, लेकिन पहला कदम जो है उनको DICGC के पास जाकर के अपने क्लेम की स्थिति का पता करना चाहिए। जी,
ठीक है, थैंक यू सो मच बंसल जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आपसे फिर बात होगी और आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बात हो रही है कोऑपरेटिव बैंक की, तो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंकों की तरफ लोग फिर भी बढ़ते हैं। खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। तो कोऑपरेटिव बैंक कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका रेगुलेटर कौन होता है, समझिए मनी ज्ञान में।